हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूँ ईडीडी सेकेंड पॉलिटेक्निक के लिए। ये दोस्तों देखिए 6th सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम तो करीब है, तो इसलिए मैं जो है कि आप लोग के शरण का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैं कैसे हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके शरण का 2016 यानी 2016 का पेपर सेट है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और छोटे ही समय में अपने तैयारी को बढ़िया कीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि अर्थ बताइए, कार्य को समय पर संपन्न करने हेतु आगणन क्यों आवश्यक है, ठीक है। दोस्तों दोस्तों देखिए, आगणन क्यों आवश्यकता आगणन की आवश्यकता क्यों होती है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई ठेका लिया किसी काम को करने का, कोई आपको टेंडर मिला, ठीक है। तो पहले आप उसका आकलन करते हैं कि इसमें सामग्री कितना लगेगा, इसमें इस काम को करने के लिए हमें कितने मजदूरों की रिक्वायरमेंट हो, कितने मजदूर की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो उन मजदूरों का खर्च कितना लगेगा, यानी सब कुछ हम क्या करते हैं, एक खाका तैयार करके सब कुछ जो है कि हम जोड़ लेते हैं कि हमारी इतनी जो है कि इतना सामान लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा और इतना पैसा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं तो काम में रुकावट नहीं आता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जितना सामान चाहिए वो सामान आप पहले से ही उपलब्ध करा लेंगे, तो बाद में सामान की कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कहीं मान लीजिए यदि आपने सामान का उतना व्यवस्था ही नहीं किया और आप काम शुरू कर दिए, पता लगा भैया बीच में ही सामान खत्म हो गया और बाद में वो सामान कहीं दुकान पे या कहीं मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार आपका काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी काम आपका संपन्न नहीं हो पाएगा, बीच में काम रुक जाएगा। या पता लगा आपने उस काम का बजट नहीं बनाया कि हमारा इतने में जो है कि ये काम संपन्न होगा, पता लगा आप काम शुरू कर दिए और लेकिन जो है कि काम शुरू तो कर दिए लेकिन काम खत्म नहीं कर पाए और बीच में ही पैसा मेरा खत्म हो गया, तो पैसा खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो भी आपका काम रुक जाएगा। इसीलिए पहले हम सब कुछ क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं कि हमारे कार्य को सुचारू रूप से चलने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए सब यही कुछ लिखा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उदाहरण के साथ समझाइए मजदूरी लागत, आकस्मिकताएं और ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। ये सब क्या है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बताता हूं कि श्रमिक लागत क्या होता है, सुनिए। श्रमिक लागत की गणना कार्य की अवधि या परिणाम, ठीक है, परिणाम कार्य इकाई अथवा सामग्री के मूल्य के निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है। किसी भी कार्य के लिए श्रमिक लागत ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्योंकि देश के भिन्न भिन्न शहरों तथा गांवों में श्रमिक प्रभार काफी हद तक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए आवश्यक है कि किसी संस्थान के आगणन में श्रमिक लागत को लगाते समय उस विशेष शहर में श्रमिकों के प्रभार के लिए सर्वे करना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो आपके जो श्रमिक होते हैं, यानी जो श्रमिक यानी मजदूरों की जो आप पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, तो वो हो सकता है डेली पे हो या मंथली पे हो। तो जो भी मजदूर आप अपने यहाँ काम करने के लिए रख रहे हैं, तो पहले उनका अच्छे से पता होना चाहिए कि उनको हमें कितना पैसा देना है, ठीक है। पता लगा दोस्तों आप किसी एरिया में काम करा रहे हैं तो वहां पे मजदूर का चार्ज कुछ और है, लेकिन कहीं और एरिया में जाते हैं दूसरी जगह तो वहां पे मजदूर का चार्ज कुछ और है। इसलिए आप सभी जगहों पे कौन मजदूर कितना पैसा लेता है, चाहे आपका वो डेली का लेता हो चाहे मंथली का लेता हो, पहले हमें उसकी सर्वे कर लेना चाहिए कि किस जगह पे कितना मजदूरों का पेमेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मजदूरों को उतना पैसा पे रखेंगे तो आपको दोस्तों आप निश्चिंत रहेंगे कि हम कहीं मजदूरों को पैसा ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं और आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका श्रमिक लागत। और दूसरा आपका होता है आकस्मिक व्यय। दोस्तों मान लीजिए कभी कभी जो है कि आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप अपने प्लान के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ काम संपन्न करने के बाद उस प्लान में कभी कभी थोड़ी सी चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम बदलना पड़ता है और उस काम को बदलने में कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है, उसको कहते हैं आकस्मिक व्यय, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा, सुनिए। ये ऐसे व्यय हैं जो किसी कार्य पर आकस्मिक ही आते हैं। आगणन व मूल्यांकन के समय इन व्ययों का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब हम किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ सकता है तथा सामान के मूल्यों में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, या श्रमिक प्रभार बढ़ सकते हैं। इसके लिए सामग्री के मूल्य व प्रत्यक्ष श्रम का 3% से 5% राशि अनुमानित कर ली जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो आपका जो डायरेक्ट जो काम आप जितने अपने काम को संपन्न करने के लिए जितना पैसा आप जोड़े हैं, उन पैसों का
3 से 5% आप निकाल के उसमें और ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय कितना होता है दोस्तों? 3 से 5% तक होता है, ठीक है। 3 से 5% और धनराशि जोड़ ली जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला है आपका हेडिंग ऊपरी प्रभार। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है ऊपरी प्रभार। दोस्तों ऊपरी प्रभार में क्या है? वैद्युत संस्थापन कार्यों में लगने वाला श्रम भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। प्रत्यक्ष श्रम वह है जो कार्य में लगाया जाता है, और अप्रत्यक्ष श्रम वह है जो कार्य संपन्न करने में सीधा तो नहीं लगाया जाता, परंतु वह श्रम उसमें सहायक होता है। कार्य पर लगने वाले प्रत्यक्ष श्रम का व्यय भी उस कार्य से निकाला जाता है जिसके लिए अधिभार या ऊपरी भार लगाया जाता है। इसके लिए सामान्यतः सामग्री व श्रमिक लागत पर 10 से 15% तक का प्रभार लगाया जाता है। दोस्तों ठीक है, देखिए देखिए ऊपरी प्रभार क्या होता है? कभी कभी मजदूरों में देखिए आपका घटाना या बढ़ाना हो सकता है। मान लीजिए आप कुछ मजदूर लेकर के काम करा रहे हैं, बाद में आपको कुछ और मजदूर बढ़ाना पड़ गया, ठीक है दोस्तों, या बाद में मजदूरों ने पैसा अपना बढ़ाने के लिए बोला कि हमारा पैसा बढ़ा दीजिए, तो दोस्तों इस प्रकार को कहते हैं ऊपरी प्रभार। यह दोस्तों काम में डायरेक्ट रूप से तो नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली आपका खर्च हो जाता है, ठीक है, इतना पैसा खर्च जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको अपने जितना टेंडर आपको पास हुआ है या जितने में आपको काम करना है उस पर आप 10 से 15% ज़्यादा जोड़ के चलिए, ठीक है। तो दोस्तों उस प्रकार यदि आप 10 से 15% ज़्यादा जोड़ के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और कार्य आपका संपन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निविदाओं के प्रकार की सूची बनाइए और प्रत्येक के उपयोग का दायरा और विशिष्ट उपयोग इंगित कीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको निविदा यानी टेंडर का सूचना देना है। जैसे आप कोई अधिकारी हैं और आपको कोई रोड का काम या किसी बिजली विभाग में किसी चीज़ का टेंडर आपको देना है, तो उसका देखिए दोस्तों आप एक विज्ञापन न्यूज़पेपर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। वो अधिकारी जो है कि उस निविदा या टेंडर का विज्ञापन न्यूज़पेपर में देते हैं और उसी पे डेट लिखा रहता है कि किस डेट को भैया आप लोग की इस डेट पे आ जाइए, सभी इंडस्ट्री या सभी कंपनी वाले लोग, और जो है कि जो सबसे कम बोली लगा के काम करना चाहेगा वो जो है कि हमारे भाई टेंडर को ले ले, वो काम करे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार निविदा बनाया जाता है। अब वो निविदा यानी टेंडर जो विज्ञापन होता है वो कैसे बनाया जाता है वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको आप लोग 3-4 बार अपने कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको हूबहू ऐसे ही एग्जाम में बना देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लीजिए, निविदा सूचना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन लखनऊ, निम्न सामान हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित करते हैं। निविदा नंबर दोस्तों टेंडर नंबर यहाँ लिखा जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर यानी कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर के लिए हम दे रहे हैं टेंडर कि भैया हमारा ट्रांसफार्मर बनाओ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम लिख देंगे 63 kVA, 3 फेज का बनाना है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों और यहाँ पे देखिए आपका है 433 kV, 100 नंबर, अनुमानित मूल्य ना दोस्तों, यहाँ पे अनुमानित मूल्य दिया गया है, ठीक है, यानी इतने मूल्य तक का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका टेंडर भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको टेंडर देखिए, आपको एक टेंडर का कुछ लाइन है जो रटना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त भू संपर्कन के लाभ लिखिए। संस्थापन में भू संपर्कन के बिंदु की सूची तैयार कीजिए। भारतीय विद्युत नियमानुसार गलत भू संपर्कन के दुष्परिणामों की प्रमुखता से दर्शाइए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए आपको अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भू संपर्कन यानी अर्थिंग। हम अर्थिंग क्यों करते हैं? दोस्तों देखिए जितने भी आपके हैवी लोडेड चीज होते हैं, ठीक है, जिनमें जो है कि करंट का वहन न हो रहा हो, यानी करंट फ्लो न हो रहा, जैसे कि क्या होता है दोस्तों, किसी भी मशीन का बॉडी, किसी की भी मशीन के बॉडी में कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो उस बॉडी में करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए उस बॉडी को हम अपने नंगी हाथों से टच कर लेते हैं, छू लेते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपके मशीन में कोई फॉल्ट आ गया और बॉडी में करंट आने लगा और हमें जानकारी नहीं है कि बॉडी में हमारे करंट आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि हम उस जो है कि बॉडी को टच करेंगे, ठीक है, उस बॉडी को क्या करेंगे दोस्तों, हम टच करेंगे, तो उसको यदि हम छुएंगे तो हमें क्या लगेगा, हमें करंट का झटका लग सकता है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं
कि उस हैवी लोडेड मशीनों में उसके बॉडी में हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, यानी कि उससे एक हम सॉलिड कंडक्टर के द्वारा या एक तार के द्वारा हम ग्राउंड में जोड़ देते हैं, ताकि यदि कोई भी फॉल्ट आ जाए मेरे मशीन में और जो है कि वो करंट जो है कि बॉडी में आ रहा हो तो वो करंट सीधे कहाँ चला जाए, पृथ्वी में ग्राउंड हो जाए, ठीक है, और ताकि वो हमें झटका न लगा सके, ठीक है, करंट हमें नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों इसके लिए ग्राउंडिंग होता है, ठीक है, तो इस बात को आप पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों देखिए नीचे मैं बताता हूं कि जो है कि कहाँ कहाँ आपका जो अर्थिंग करना चाहिए किस किस पार्ट पे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, दोस्तों हमें करना चाहिए धात्विक स्विच बोर्ड व वितरण बोर्ड के धातु भाग पर, ठीक है दोस्तों, जो भी स्विच बोर्ड है उसके धातु जो होते हैं उसके भाग पर करना चाहिए। बैटन होल्डरों के धातु भाग पर करना चाहिए। केबिल का धातु आवरण व कंड्यूट पाइप, ठीक है। स्नान गृह में दोस्तों जो गीजर लगे होते हैं उसमें करना चाहिए। टेबल लैंप, प्रेस आयरन, विद्युत केतली, हीटर, ठीक है दोस्तों, हीटर आदि के भाग पर जो 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा होता है उससे करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कूलर, रेफ्रिजरेटर, ओवन आदि के 3 प्लग सॉकेट द्वारा करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। स्विचों, उसके बाद देखिए दोस्तों, स्विचों, वितरण बोर्ड, स्विच गियर आदि के धातु भाग में, संस्थानों में सभी केबिल के धातु आवरण व कंड्यूट पाइप में, ठीक है दोस्तों, सभी बल्बों के धातु भाग में, ठीक है, उपयोग में लाए जाने वाले सभी मशीनों के धातु भाग में, जैसे मैं बताया आपको अभी सभी धातु अंग वाले पोर्टेबल उपकरणों को 3 प्लग सॉकेट द्वारा। दोस्तों अधिकतर जो कि अपने घरेलू में जो लोडे वाली चीजें यूज करते हैं उसके लिए जो आपका देखिए जो प्लग होता है वो 3 पिन का होता है, तो ऊपर का जो तीसरा पिन होता है उसमें ही हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए लाइनों में कैसे होता है तो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों लाइनों में, तो दोस्तों सिरोपरि लाइन स्टे तार जबकि वे स्टे इंसुलेटर द्वारा विद्युत रोधी न हो, ठीक है दोस्तों। सिरोपरि लाइन यानी दोस्तों की जो ओवरहेड लाइन होती है जो हमारे ऊपर से जो लाइन जाती है तो दोस्तों उसमें एक देखिए लास्ट में एक स्टे वायर द्वारा क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, एक स्टे वायर। दोस्तों स्टे वायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लास्ट का खंभा है, ठीक है, ये लास्ट का खंभा है तो इस पर दोस्तों एक ऐसे करके क्या कर देते हैं, देखिए तो आप जमीन में इस तार को ले आके गाड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है स्टे वायर, और ऐसे भी हम ग्राउंडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस स्टे वायर में किसी भी प्रकार का यहाँ पे इंसुलेटर बीच में न लगा हो। इंसुलेटर लग जाएगा दोस्तों तो इधर का करंट इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसलिए दोस्तों बीच में इंसुलेटर नहीं लगा होना चाहिए। अगला दोस्तों हम देखते हैं नंबर 4 है आपका कि शक्ति केंद्रों व उपकेंद्रों पर। दोस्तों जहाँ जहाँ पे पावर का चीज़ें काम हो रहा हो, पावर वाली जगह पे कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, प्रत्येक सिस्टम का न्यूट्रल तार, हमें प्रत्येक सिस्टम का न्यूट्रल जो होता है न्यूट्रल वहाँ उसको ग्राउंड करना चाहिए। सभी मशीनों के धारा वहन न करने वाले धातु भाग, यानी जितनी भी मशीन है जहाँ पे धारा नहीं बहती है, यानी जैसे बॉडी हो गया, उसको हमें ग्राउंड कर देना चाहिए। समस्त उपकरणों के धातु आवरण, स्विच गियर के समस्त धातु भाग जो धारा वहन नहीं करते, सीमा घेरे के धातु भाग, समस्त प्रकाश उष्मा उपकरणों के धारा वहन न करने वाले धातु भाग, ठीक है दोस्तों, इन सबको आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग करना है, ठीक है दोस्तों। अगला देखें दोस्तों कि भू संपर्कन के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। मतलब यदि आप अर्थिंग नहीं करते हैं या आप अर्थिंग किए भी हैं, ग्राउंडिंग किए भी हैं, लेकिन आपका ग्राउंड बीच में से कहीं से टूट गया है, तार कहीं से टूट गया है या ग्राउंडिंग आपका सही नहीं हो पाया है, तो दोस्तों ऐसे में क्या दुष्परिणाम निकल के आएंगे सुनिए। भू संपर्कन का प्रभाव प्रतिरोध बढ़ने से वह विद्युत से रक्षा योग्य नहीं रह जाता और उपकरण पर विद्युत क्षरण होने से उसे छूने पर झटका लगेगा, ठीक है दोस्तों, आपको करंट लग सकता है। न्यूट्रल तार व भू के मध्य विभवांतर की स्थिति हो सकती है, और यदि न्यूट्रल तार फेज तार के संपर्क में हो और पीछे से टूटा हो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्षरण धारा का मान इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि वह फ्यूज भंग कर सके, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद उपकरणों के धातु भाग व भू के मध्य विभवांतर हो सकता है। विद्युत संस्थान की भू तार पर प्रचलित युक्तियां ठीक कार्य नहीं कर सकेंगी। विद्युत संस्थान व उसके उपकरण त्वरित वोल्टता जैसी उच्च वोल्टता से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये सब आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है यदि आपका ग्राउंड सही से नहीं हुआ है तो, ठीक है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लेट भू संपर्कन का स्वच्छ चित्र बनाइए विद्युत नियमों के अनुसार, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार समस्त विवरण दर्शाते हुए बनाइए। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में प्लेट अर्थिंग पूछा हुआ है, तो दोस्तों प्लेट अर्थिंग क्या होता है, बिल्कुल पाइप की तरह ही होता है, पाइप अर्थिंग की तरह ही होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका GI पाइप आया हुआ है और नीचे दोस्तों एक लोहे की प्लेट लगी होती है, ठीक है दोस्तों, लोहे की कॉपर कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक कॉपर की प्लेट लगी होती है
और देखिए दोस्तों इस कॉपर के प्लेट की साइज होती है आपकी, ठीक है दोस्तों। यदि आप पाइप अर्थिंग नहीं देखे हैं तो पाइप अर्थिंग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें ईडीडी सेकेंड खोलिए और वहाँ पे आपको पाइप अर्थिंग मिल जाएगा। पाइप अर्थिंग को मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पाइप अर्थिंग यदि आप समझ जाते हैं तो आपको प्लेट अर्थिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग बिल्कुल सेम चीज़ होता है, बस यहाँ पे एक हम क्या लगा देते हैं, वर्गाकार प्लेट लगा देते हैं या आयताकार प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। ये कॉपर की प्लेट होती है, ठीक है दोस्तों। और इसी इसी जो है कि प्लेट पे क्या होता है दोस्तों, एक बाइंडिंग लपेट देते हैं ताकि हमारा जो ग्राउंडिंग है वो अच्छे से काम करे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कीप लगा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या लगा होता है, यहाँ पर दोस्तों एक कीप लगा होता है और कीप में से हम क्या छोड़ते हैं, चारकोल तथा नमक का घोल छोड़ते हैं ताकि यदि ज़मीन मेरी सूख गई है तो वो फिर से नमी हो जाए और ग्राउंडिंग अच्छे से काम करे। दोस्तों देखिए ये प्लेट का साइड व्यू है दोस्तों, ये क्या है, साइड व्यू है, ठीक है। यानी एक साइड से यदि देखेंगे तो इस प्लेट को ऐसे ही पाइप के द्वारा नट बोल्ट से यहाँ पे कस दिया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आप सब नामकरण याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में चाहे पाइप अर्थिंग चाहे प्लेट अर्थिंग दो में से कोई एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक है दोस्तों देखिए तीसरा एक होता है आपका क्वाइल अर्थिंग, तीसरा होता है क्वाइल अर्थिंग, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग ही पूछे जाने के, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि एक मंजिल ऊंचाई की छत हेतु सर्विस कनेक्शन का स्वच्छ चित्र खींचिए जिसमें जीआई पाइप का छत पर खंभे का उपयोग किया गया हो। भारतीय विद्युत नियम का ग्राउंड क्लियरेंस भूमि दूरी हेतु उल्लेख करें जिससे तनाव स्ट्रेस कम रहे। खंभे को स्टील रोप द्वारा खींच के रखा जाए, ठीक है दोस्तों आपको क्या करना है, एक मंजिल ऊंचाई की छत हेतु सर्विस कनेक्शन का स्वच्छ चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपका ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक क्या है, एक घर बना हुआ है। इस घर पे ही एक जीआई पाइप के द्वारा ऐसे हम पाइप ले गए हैं, ठीक है, एक पाइप ले गए हैं और इस पाइप को देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइकिल इंसुलेटर लगा हुआ है। दोस्तों कहाँ पे है साइकिल, देखिए यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर लगा हुआ है और इस इंसुलेटर में ही फेस तथा न्यूट्रल गए हुए हैं, ठीक है, फेस तथा न्यूट्रल गए हैं। दोस्तों देखिए सिंगल फेज है क्योंकि एक फेज है और एक न्यूट्रल है, तो ये क्या है, ये लाइन हमारी क्या है, सिंगल फेज है। दोस्तों देखिए इसके ऊपर आपका एक अर्थिंग है यानी क्या है, ग्राउंड है। तो दोस्तों देखिए ग्राउंड को बिना इंसुलेटर से जोड़े सीधे खंभे में ले आया गया है ताकि यदि कोई भी आपका बिजली गिरता है यानी लाइटनिंग गिरती है तो इस तार के द्वारा वो क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। यहाँ से दोस्तों देखिए ग्राउंड की व्यवस्था भी की गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए दोस्तों घर में आपका क्या लगा है, मीटर बोर्ड लगा है यानी एनर्जी मीटर लगा होगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए जीआई पाइप में ही क्या लाया गया है, तार को लाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, एरियल फ्यूज है। दोस्तों देखिए फेज वायर में ही क्या लगाया है, एरियल फ्यूज। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए मेरे बात को, आपका फेज वायर में ही देखिए यहाँ पे आपका एरियल फ्यूज लगा है। दोस्तों एरियल फ्यूज क्यों लगा है, दोस्तों एरियल फ्यूज क्यों लगा है, मान लीजिए आपके घर में कोई हैवी लोड हो जाता है तो यहाँ फेज वाला तार ये फ्यूज क्या हो जाएगा, आपका जल जाएगा और इससे घर के उपकरण क्या हो जाएंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है, बच जाएंगे। दोस्तों देखिए आपका ये जो नीचे जो अर्थ और न्यूट्रल पे जो एक इंसुलेटर आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं रील इंसुलेटर। दोस्तों ये क्या होता है, और दोस्तों इस तार को कहते हैं गार्ड वायर। दोस्तों गार्ड वायर क्या करता है, दोस्तों गार्ड वायर को बस इतना काम है, यदि मान लीजिए कोई भी लाइन की हमारी तार शॉर्ट सर्किट होकर टूट गई दोस्तों ये इसी गार्ड वायर के जरिए टंगी रह जाती है, नीचे जमीन पर गिर के नहीं आती। अगर दोस्तों सोचिए अगर गार्ड वायर न लगाते तो ये तार टूट कर जमीन पर गिर जाती और इससे किसी को दुर्घटना ग्रसित होना पड़ता, ठीक है। मान लीजिए किसी के ऊपर गिर गया या तार टूट के तो उसको हाई वोल्टेज का झटका लग जाएगा और उसको मृत्यु भी हो सकती है। और गार्ड वायर क्या करता है दोस्तों, गार्ड वायर उस टूटे हुए या शॉर्ट हुए तार को अपने ऊपर ही टांग लेता है, लटका लेता है, नीचे गिरने नहीं देता, ठीक है दोस्तों। गार्ड वायर का एक और काम आपका हो जाता है कि कितनी भी आंधी चले तूफान चले लेकिन दोस्तों देखिए ये फेज वाला तार न्यूट्रल में टच नहीं होगा जिससे आपका एलजी फॉल्ट नहीं होगा। दोस्तों कौन सा फॉल्ट, एलजी फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। यदि एक लाइन एक ग्राउंड में सट जाए तो दोस्तों क्या हो जाता है, एलजी फॉल्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे फॉल्ट नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आपको हर ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए लगा गया है स्टे वायर। दोस्तों इस खंभे को मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये एक जीआई पाइप का एक खंभा है और इधर से तार जो है कि खींचा गया है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये तार इस खंभे पे इधर के द्वारा बल लगाएगा जिससे दोस्तों ये खंभा भविष्य में खिंचा के इधर ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे
टेढ़ा भी ये खंभा हो सकता है। दोस्तों ये खंभा खींच के उधर टेढ़ा ना हो, इसके लिए दोस्तों देखिए इसके जस्ट अपोजिट में एक स्टे वायर खींचा गया है। देखिए यहाँ पे एक स्टे वायर द्वारा इसको छत पे बांध दिया गया है, ताकि जो है कि क्या हो कि ये हमारा खंभा टेढ़ा ना हो। दोस्तों ये यहाँ पे लिखा है स्टे वायर। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लिखा है स्टे वायर, और स्टे वायर में ही एक इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटर, जिससे कि इस खंभे की जो भी लाइन है वो हमारे छत पे या ज़मीन में यहाँ से ना जा सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग का व्यवस्था पहले ही कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम। दोस्तों आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए छोटे से समय में ड्राइंग के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और अपने एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।